नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है और क्या इसकी नीड होती है, मतलब क्या इसका ज़रूरत होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IHRM भी कहते हैं। और शुरू करने से पहले यार थैंक यू सो मच, आपने पहले वाली वीडियो पे इतना प्यार दिया और हमारी फैमिली को 100K तक पहुंचाया और थैंक यू सो मच आपके सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस आएंगी, 2-3 वीडियोस और आएंगी, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और अगर इसमें कोई भी टॉपिक रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ, क्या होता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, लिखा वो पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मतलब हम लेमन टर्म में समझते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप सबने पढ़ रखा होगा, किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, कोई भी लोग होते हैं, उनका मैनेजमेंट करना, ठीक है, उनकी देख रेख करना, उनसे रिलेटेड सारे डिसीजंस लेना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे करना ही इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। मतलब कोई ऐसी फर्म या कोई ऐसी कंपनी जो एक कंट्री से ज़्यादा में ऑपरेट कर रही है, उसके HR का जो एक्टिविटीज़ मानी जाएंगी ना, वो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत मानी जाएंगी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन हायरिंग, मैनेजिंग परफॉर्मेंस, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड रिलेशंस with employees hired to manage internal operations of a company with a view to ensure the success of their international business and strategies। अब इसका मतलब यही समझ रहे हो आप कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि उसमें ऐसी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? जो बेसिक HRM की एक्टिविटीज़ होती हैं, हायरिंग हो सकता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना हो सकता है, उनको कितने पैसे देने हैं, कंपनसेशन से रिलेटेड हो सकता है, उनको ट्रेनिंग करना, उनके साथ रिलेशन बनाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और कंपनी क्या है? जो इंटरनेशनल बिजनेस है कंपनी। ठीक है, कंपनी ऐसा नहीं है डोमेस्टिक फॉर्म है, कंपनी इंटरनेशनल है। जैसे MNCs आपने सुना होगा कि इंडिया में बहुत सारी MNCs हैं जहाँ पे लोग प्लेस हो जाते हैं, जैसे अमेजोन हो गई, है ना, और भी बाकी MNCs हैं, एसेंचर हो गई, MNC होती है वो भी, जेनपैक्ट हो गई। तो ये एक देश से ज़्यादा में ऑपरेट करते हैं। तो इसी में अगर एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा जा रहा है ना, तो उसको इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोला जाता है। और क्या लिखा गया इसके बारे में? इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम domestic human resource management primarily in terms of complexity associated with managing people across national boundaries। जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स और डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि नेशनल बाउंड्रीज के अंदर में किया जा रहा है जो काम, और नेशनल बाउंड्रीज के बाहर जो काम किया जा रहा है। अगर कुछ भी मतलब बाहर काम किया गया है ना नेशनल बाउंड्रीज के, तो उसमें हम इंटरनेशनल वर्ड जोड़ देते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस वर्ड ही जोड़ते हैं, बाकी HRM ही है नॉर्मल वाला। नहीं, थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर अगर आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ अपने मतलब एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। और क्या लिखा गया है? इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड वाइड स्प्रेड ग्लोबलाइजेशन ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स have given rise to a contemporary branch of human resource management, that is international HRM, also known as global HRM। अभी जैसे देश में क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गया। पहले इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था, बाहर की दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं होता था। हम भाई इंडिया है, हमें बस अपने में ऑपरेट करना है, ग्लोबलाइजेशन भी नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ तो क्या हुआ ना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, उसकी ब्रांचेज आने लग गई। ब्रांचेज एज एन कि पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते थे भाई मैनेजर्स, लेकिन अब जो इंटरनेशनल हो गई है कंपनी, या बाहर से हमारे ताल्लुकात बढ़ गए हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक नया टर्म आया उस टाइम पे, उसको हम ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। It deals with typical human resource functions like recruitment, selection, training and development, performance appraisal, etc. एट द इंटरनेशनल लेवल। समझ रहे हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिक फंक्शंस ही परफॉर्म किए जाते हैं। रिक्रूटमेंट उसमें भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम IHRM भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो। फर्स्ट होता है पेरेंट कंट्री नेशनल्स। ये जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कंट्री जहाँ पे है ना, जहाँ पे कंट्री का हेडक्वार्टर है, वहीं से बिलोंग करते हैं। जैसे इंडिया में कोई कंपनी है,
इंडिया की ही कंपनी है मान लो कोई, वहीं से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इंडिया की किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ लेकिन वो बाहर उसके भी ऑपरेशन है लेकिन इंडिया में ही उसका हेडक्वार्टर है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पेरेंट कंट्री नेशनल होऊंगा। या मान लो आप अमेजोन का एग्जांपल लो, अमेजोन कहाँ की, यूएस की कंपनी है, ठीक है। अगर यूएस का कोई बंदा वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे पेरेंट कंट्री नेशनल्स, ठीक है, अमेजोन के लिए। सेकंड आ जाता है होस्ट कंट्री नेशनल्स। होस्ट कंट्री नेशनल्स कौन से होते हैं? जो कंपनी की सब्सिडरी में काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ ना, अमेजोन तो यूएस की कंपनी है और मैं यूएस का नेटिव नहीं हूँ, मैं यूएस का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो मेरे को कहा जाएगा होस्ट कंट्री नेशनल्स, ठीक है, अमेजोन के नज़रिए से। थर्ड आ जाता है थर्ड कंट्री नेशनल्स। अब ये दोनों में से किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अमेजोन आई है, यहाँ पे अमेजोन के कोई ऑफिस है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बंदा काम कर रहा है जो ना यूएस से है ना इंडिया से है, ठीक है। मान लो वो है किसी और कंट्री से, मान लो वो चाइना का बंदा है, वो यहाँ पे काम कर रहा है इंडिया में, वो चाइना में काम नहीं कर रहा है, वो इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में अमेजोन है, ठीक है। अब कोई चाइना का बंदा यूएस में जाके काम कर रहा है अमेजोन के लिए, मतलब यूएस की कंपनी है अमेजोन, लोकेशन यूएस है, लेकिन वो बंदा चाइना का है, ठीक है, या वो बंदा किसी और कंट्री का है, मान लो कोरिया का बंदा है, ठीक है, तो वो जाके यूएस में काम कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा थर्ड कंट्री नेशनल्स। तो ये तीन तरीके के एम्प्लॉयज़ पाए जाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अभी आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो कि है नीड फॉर आईएचआरएम। कि आईएचआरएम की नीड क्या होती है? नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से नहीं चलेगा क्या? उसकी एक्टिविटीज़ करके हम ये नहीं कर सकते? भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आपकी जो कंपनी है वो एक देश से ज़्यादा में ऑपरेट कर रही है तो। यहाँ पे कुछ रीजंस हैं क्यों होती है इसकी ज़रूरत। फर्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। अब भाई लोग तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ये आप चीज़ मान लोगे, ठीक है। लोग अलग अलग ग्रुप के हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर्स आ सकते हैं। कल्चर्स में कैसे डिवाइड करते हैं हम? जैसे उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उनका रिलीजन अलग हो सकता है, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग हो सकता है, जेंडर अलग हो सकता है, या एज अलग हो सकती है, जवान हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, ठीक है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, ओके। तो इसलिए इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी को यूज़ किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अलग अलग तरीके के बंदे चाहिए हमें, एक तरीके का नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल सेम नहीं होता है। तो हम अलग अलग, मतलब काला भी ले लेंगे, हम गोरा भी ले लेंगे, छोटी हाइट का भी ले लेंगे, बड़ी हाइट का भी ले लेंगे, और क्या बोलते हैं, अलग अलग एज का ले लेंगे। जैसे कि यूथ में ले लेंगे 20 साल के बंदे को भी ले सकते हैं हम 40-50 साल तक भी जा सकते हैं हायरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिकली काम हायरिंग वगैरह ही है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड आ जाता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब ही यही हो गया। पहले तो हम कल्चरल डाइवर्सिटी देख लिया कि हम अलग अलग तरीके के बंदे उठा लेंगे। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, जो बंदे पहले से हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितने डाइवर्स हैं। डाइवर्स का मतलब एक दूसरे से कैसे अलग हैं, तो उस चीज़ को यूज़ में लिया जाता है। मतलब एक तरह से कंपनी की ग्रोथ की तरफ ही देखा जा रहा है। अल्टीमेटली क्या करेंगे ये, कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हम एक तरीके के बंदे लेंगे तो वो एक तरीके का ही सोचेंगे। हम अलग अलग तरीके के बंदे लेंगे, अपनी मतलब उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होनी चाहिए, कैसे वो फील करते हैं उस चीज़ के बारे में, कितना मोटिवेशन है उसमें, क्या एटीट्यूड है उनका काम के प्रति, है ना। इन सब चीज़ों में वो अलग होने चाहिए, तभी हमें मतलब थोड़ा सा सही रहेगा। जैसे क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, जिससे मतलब जिसमें एम्प्लॉय से आइडियाज़ मांगा जाता है, तो सबका आइडियाज़ अलग आएगा। सोच रहे हो कि जैसे क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लो, अभी आईपीएल चल रहे हैं तो क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लो। एक किसी टीम में तो आपको क्या लगता है सारी एक ही एज के बंदे होते हैं, या कि आईपीएल में सारे एक ही देश के बंदे होते हैं, ठीक है। अलग अलग एज के बंदे लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब एजेड बंदा भी हो सकता है जिसका एक्सपीरियंस काम आता है, और बहुत ज़्यादा लोअर भी हो सकता है, ठीक है, जिसका जोश काम आएगा, जिसकी एनर्जी काम आएगी वहाँ पे आईपीएल में, क्रिकेट में, ओके। तो अलग अलग तरीके के लोग लेना ही सही रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो अट्रैक्ट भी होंगे। जैसे और लोग हैं तो वो देखेंगे हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ी चमकेगी भी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अलग अलग तरीके के बंदे लेती है। ऐसा नहीं है कि यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है तो बस यूएस के ही लोग लेगी, या यूएस के लोगों को प्रेफर करेगी, या लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर करेगी, लड़कों को कम प्रेफर करेगी, कस्टमर सर्विस है तो, कॉल पे बात करनी है तो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। थर्ड आ जाता है लैंग्वेज डाइवर्सिटी। अब जैसे मान लो कि एक कंट्री से ज़्यादा में आपका ऑपरेशन है, तो लैंग्वेज भी तो अलग हो सकती है ना। वैसे तो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश को माना जाता है हर एक बिजनेस में, लेकिन इंग्लिश के अलावा भी तो लैंग्वेज बोली जाती है अलग अलग कंट्रीज़ में। जैसे चाइना में सबसे कम इंग्लिश बोली जाती है, चाइना वाले लोगों को इंग्लिश नहीं आती सही से। तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, उस टाइम पे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लाया जाएगा,
ताकि वो वहाँ के लोगों को इंग्लिश थोड़ा सा सिखा सके, या बस इतना सिखा सके कि वो कम्युनिकेट कर पाए। ओके, या एक कॉमन लैंग्वेज बनाई जाए, या जो कम्युनिकेशन होगा वो उनकी लैंग्वेज में भी भेजा जाए उनको। तो ये सारी चीज़ें कौन ध्यान रखेगा? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ध्यान रखेगा। ठीक है, और कैसा ध्यान रखेगा? इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत कोई एक्टिविटी आएगी जिसके तहत उसको ये सिखाया जाएगा कि जैसे मान लो कोई आपको एक ईमेल आ रहा है, आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, आपको एक ईमेल आ रहा है, वो इंग्लिश में आ रहा है, इंग्लिश आप पढ़ नहीं सकते हो, तो चाइनीज़ में भी होना चाहिए। ठीक है। लास्ट होता है इसका इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। अब आगे भाई पेमेंट की बात। अब आपने एम्प्लॉयज़ तो रख लिए, उनको पे कैसे करोगे, किस हिसाब से पे करोगे? जैसे इंडिया में कोई बंदा काम कर रहा है और यूएस में कोई बंदा काम कर रहा है, सेम पोजीशन है, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं दोनों, सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि उन दोनों की सैलरी भी सेम होगी। यूएस में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वहाँ की सैलरी ज़्यादा होगी ऑफकोर्स एम्प्लॉयज़ की। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी देंगे। इसलिए पता क्या होता है कि बीपीओज वगैरह आती हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया के एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी देनी पड़ती है, बाहर बाहर की कंट्रीज़ की आती हैं। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में यही देखेंगे कि उस देश में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस देश की। ठीक है, ताकि उसको एम्प्लॉय को कंपनसेशन या वेजेस देने में आसानी हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या होता है कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और कैसे ये डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से अलग होता है। एक लाइन में किया था वो, हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे कि क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है और क्या नीड होती है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि क्यों करना पड़ता है। और 3 तरीके के एम्प्लॉयज़ भी देखे थे कि कौन कौन होते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ पाए जाते हैं। तो लाइक तो कर ही देना इस वीडियो को, पसंद तो आ ही जाती है। और प्लीज़ यार अगर नया आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मतलब ऐसे कोई स्टडी से रिलेटेड वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये भी एक चैनल है स्टडी का और इस पर वीडियोस आती हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी इस टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।